चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। वेरी क्विकली विल रिवाइज जो पिछली क्लास में करा था, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने नया चैप्टर शुरू करा था, चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपको इसमें बताई थी स्टार्टिंग में। पहली टर्म जो बताई थी दैट इज इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी का ऑपोजिट यानी जहां पर ऑब्जेक्ट अपनी शेप को रिगेन नहीं करता है उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है ना, तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी में मैंने दो टर्म्स और आपको बताई। पहली टर्म थी स्ट्रेस और दूसरी टर्म थी स्ट्रेन। स्ट्रेस भी 3 टाइप का होता है और स्ट्रेन भी 3 टाइप का होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट था, उसने एक फॉर्मूला दिया हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहती है कि जो स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। प्लीज ध्यान दीजिए सब लोग। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, एक लिमिट के अंदर अंदर जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल बनाएंगे तो एक कांस्टेंट ई लग जाता है, कॉल्ड एज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर वो आपसे पूछता है व्हाट इज हुक्स लॉ, डेफिनेशन सारी दे रखी है पीडीएफ में, पर अपनी तरफ से भी आप बना सकते हैं अगर रट नहीं रहे पीडीएफ से। हुक्स लॉ कहती है कि विद इन अ सर्टेन लिमिट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हुक्स लॉ के ना 3 फॉर्म्स एक बार रिवाइज कर। हुक्स लॉ का पहला फॉर्म, पहले फॉर्म में हम स्ट्रेस लेंगे पहले वाला और स्ट्रेन भी लेंगे पहले वाला। कोई बताएगा कौन सा स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेन? longitudinal stress and longitudinal strain. स्ट्रेस होगा इज इक्वल टू Young's modulus. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इस केस में जो ई है यंग्स मॉडुलस, वो क्या Y. है? यंग मॉडल फॉर्मूला बन गया F by A इज इक्वल टू Y डेल्टा L by A। Yeah. ये हुक्स लॉ का पहला फॉर्म। ठीक है ना, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसमें वो ये नहीं बताएगा कौन सा फॉर्म यूज करना है, आपको खुद सोचना होगा, देखेंगे वो भी। अब सेकेंड फॉर्म, इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन जो लेंगे वो हाइड्रोलिक वाली, तो सेकेंड फॉर्म होगी हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इस बार कोई बताएगा ई क्या बोला जाता है? Bulk modulus. Modulus. पर बोलते हैं इसको बल्क। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस फॉर्मूला वही है F by A इज इक्वल टू B डेल्टा V by B। और कई बार यहां पर हाइड्रोलिक स्ट्रेस को आप प्रेशर से भी डिनोट कर सकते हो। कोई नई चीज नहीं है, F by A को ही आपने नाम दिया है प्रेशर। और मैंने बताया था बुक में आप यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगा देख सकते हो। वो नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, हुक्स लॉ का तीसरा और लास्ट फॉर्म, इस बार स्ट्रेस यूज करते हैं शेयरिंग वाला, स्ट्रेन भी शेयरिंग वाला। तो shear stress is equal to E into shear strain। क्या कहलाएगा इस बार? E Eta. ईटा, ईटा भी बोल सकते हो, या कई बार वो G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। वो G सिंबल भी यूज कर सकता है। लिख लो, वी कैन ऑल्सो यूज द सिंबल G। तो आपके स्कूल में जो भी यूज कराया जाए वो आप फॉलो कर लेना। यू कैन यूज G या यू कैन यूज ईटा। ठीक है ना, हम ईटा यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला हो गया F by A इज इक्वल टू ईटा X by A। तो अगली बार, अभी आज न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, आज थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, पर जब हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे तो उसमें से आपको ये 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इन तीनों में से ही कोई एक फॉर्मूला यूज होगा। चलो ऐसा करते हैं, एक न्यूमेरिकल कर ही लेते हैं, फिर आगे थ्योरी और कराएंगे। तो एक मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है ना, तो ट्राई करिए प्लीज। एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं,
सीलिंग पे आपने एक तार लटका रखा है और ये जो तार आपने लटकाया हुआ है इसकी लेंथ और इसका एरिया आपको दे रखे हैं। इसकी लेंथ है 2 मीटर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अ स्टील वायर, स्टील वायर। इसके नीचे एक हुक लगा है, आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करना है। तो इसके नीचे एक हुक लगा हुआ है, इस हुक पे आपने एक वेट हैंग कर दिया, इस पे आपने एक 50 केजी का वेट हैंग कर दिया। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इलोंगेशन, फाइंड द इलोंगेशन। इसके वेट टांगने से अब ये वायर खिंच जाएगा, क्योंकि वेट इसको खींचेगा नीचे की तरफ, तो वायर पे स्ट्रेस पड़ेगा, वायर डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म हो जाएगा यानी ये वायर खिंच जाएगा थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से फिगर हो जाएगी। पहले वो थी, पर जब वेट टांग दिया आपने तो इसकी जो लेंथ है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी। ठीक है ना, यहां तक था ना, ये थोड़ा सा और आगे आ गया, ये इसकी जो लेंथ है वो थोड़ा और बढ़ गई। पहले के मुकाबले कंपेयर करो, एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस वायर की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है। तो कितना इंक्रीज हुआ है वो आपको बताना है। फाइंड द इलोंगेशन, ये चीज बतानी है, पहले के मुकाबले कितना इलोंगेशन हुआ है। क्वेश्चन में किस चीज का डेटा चाहिए आपको? डेल्टा एल। अरे डेल्टा एल तो तुम निकालोगे ना, डेटा तुम्हें थोड़ी ना डेल्टा एल चाहिए। सर हमें एफ y, चाहिए, हमें एफ चाहिए। सर y भी तो चाहिए। हमें यंग्स मॉड्यूलस चाहिए। कौन सा वाला फॉर्म यूज होगा यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? देखिए, First वायर पे सिर्फ एक साइड से वायर को खींचा जा रहा है, चारों तरफ से नहीं उसको कंप्रेस करना, तो ये वाला यूज नहीं होगा। टेंजेंशियल वाला तो केस है ही नहीं है, टेंजेंशियल तो टेढ़ा लगता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फिगर में आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा केस है, ये वाला केस। बस 3 ही फॉर्मूले हैं चैप्टर में बस। तो आपने जैसे ही आइडेंटिफाई करा तो आपको पता लगा कि मेरे को तो यंग्स मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी, वो दिया होगा क्वेश्चन, यंग्स मॉडुलस दिया होगा। यंग्स मॉडुलस इज गिवन एज 10 raised to power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कई बार उससे भी हिंट मिल जाएगा, यंग्स मॉडुलस गिवन है यानी यही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस तभी तो देगा वो। सर ये यंग्स और बल्क ये सब दिया होगा? हाँ, ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये तुम्हें थोड़ा याद करना है। ये यंग्स मॉडुलस जो होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। स्टील के लिए वैल्यू अलग होगी, आयरन के लिए, कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए अलग अलग होगी। तो ये जो यंग्स मॉडुलस है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। इसकी वैल्यू कितनी है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था ना ये, इसकी वैल्यू कितनी है वो आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये स्टील का वायर है, स्टील वायर के लिए मैंने आपको मान लो डेटा दे रखा, तो y की जो भी वैल्यू होगी वो क्वेश्चन में आपको बताएगा। और क्वेश्चन में y दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, तो उसी से हमें हिंट मिल गया। हाँ, यानी यंग्स मॉडुलस वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। चलो करो, फाइंड द इलोंगेशन। इलोंगेशन यानी डेल्टा एल आपको निकालना। मैंने आपको कहा था सेकंड बुक में जो न्यूमेरिकल्स हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहीं पर भी कुछ नहीं सोचना, बस कैलकुलेशन होगी। हाँ, कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है। तो हमें निकालना क्या है, डेल्टा एल। तो पुट करते हैं फोर्स। कितना फोर्स लगा रहा होगा ये 50 केजी का ऑब्जेक्ट, इस पे कितना फोर्स? 500 weight 500 Newton। mg। 50 into 10 यानी 500। तो पुट करना शुरू करते हैं। 500 और एरिया है 1 into 10 की पावर -4। Sir, may I tell you the answer? It is in centimeter square, so you have to first convert it to meter square. You have to first convert it to meter square is equal to y 10 raised to power 9 delta L upon what is the original length of the wire? 2 meters. 2 meters। तो फाइंड आउट करिए डेल्टा L कितना आता है।
10 तो की इसमें पावर 9। टेंशन को कंसिडर नहीं करना, हाँ, इसमें टेंशन को कंडीशन। टेंशन इतनी तो होगी, इसके बराबरी तो होगी। ओके। ये ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा ना, 50 केजी का ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा, यहाँ आके रुक गया है। तो व्हाट ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग, इस ब्लॉक पे नीचे एक्ट कर रहा है इसका वेट mg, और टेंशन लग रही है ऊपर, और टेंशन भी mg के बराबर ही होगी, क्योंकि ब्लॉक अब तो रुक गया यहाँ का। ये थोड़ी ना कि ये लगातार ब्लॉक नीचे गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है, तो टेंशन भी किसके बराबर ही है, mg के बराबर ही होगी ना। अगर आप ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस देखोगे, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रही है टेंशन, दोनों बराबर ही तो है। तो आप चाहे फोर्स में यहाँ पे टेंशन को डाल दो, चाहे mg को डाल दो, बात तो वही है। सर आंसर 10 की पावर 10। 10 की पावर 9 नीचे आता है, सर 10 रेज़ टू पावर -2 आ रहा है। 10 की पावर 9 नीचे आएगा, 9 और -4 10 की पावर 5 बच जाएगा, और ऊपर आएगा 1000, 2 को ऊपर ले जाओ तो 1000 डिवाइडेड बाय नीचे 9 और -4, तो 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 3 हो गया ये, और नीचे हो गया 10 की पावर 5, तो आंसर आ गया 10 की पावर -2। तो डेल्टा एल इज 0.01 मीटर। देखिए दिस इज कैलकुलेशन, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उसमें कोई भी जना आपको हेल्प नहीं कर सकता। 11th सर क्लास में साइंस लिया है और ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं कि 10 की पावर 9 10 की पावर -4 वो सब आपको नहीं आता, तो उसमें तो फिर फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते आप। सर बट हम इसमें टेंशन को कंसिडर क्यों करेंगे? मत करो, डिफॉर्मिंग फोर्सेस करने ना सर, तो वो वेट हो गया। कोई बात नहीं, मत करो। आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर टेंशन को भी लोगे तो वो भी mg के बराबर ही हो। ओके सर। अच्छा, तो सबको समझ में आया ये? Yes, यस sir. सर। हो सकता है वो आपसे ये भी पूछ ले, परसेंटेज चेंज इन लेंथ। वो आपसे कहता है बताओ व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, लेंथ में कितना परसेंट चेंज। तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ को आप यूज कर सकते हो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। यू कैन यूज दिस वन। So 0.2%. Which is equal to 0.01 divided by original length 2 into 100. हाँ जी, क्या बोल 0.5%। 0.5 लेंथ में 0.5% का चेंज हुआ है। तो इस टाइप के बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे। डायरेक्टली हुक्स लॉ का बस ये आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, और फिर फॉर्मूले में बस डेटा डाल दो, सब कुछ दिया होगा, एक चीज नहीं दी होगी वो आप निकाल। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखो आगे। क्वेश्चंस कराएंगे अगली बार, न्यूमेरिकल्स और कराएंगे, पहले आज थ्योरी कंप्लीट करते हैं चैप्टर। लिखो, हेडिंग है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो एक बहुत, इसको मार्क करो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम एक ग्राफ बना रहे हैं। ये ग्राफ एक्सपेरिमेंट करके ऑब्टेन करा जाता है। आपके लैब में एक एक्सपेरिमेंट है जहां पर आपको एक वायर ऊपर छत से लटका हुआ होगा, इस पे नीचे एक हैंगर होगा, आप अलग अलग वेट टांगेंगे, पहले यहाँ 5 kg, फिर 10 kg, फिर 20 kg, फिर 30 kg। धीरे धीरे आप इस पे स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे कि स्ट्रेन कैसे वेरी करता है, और फिर पॉइंट्स प्लॉट करके आपको वो ग्राफ बनाना होगा। ये ग्राफ जो आपको मिलेगा, इट विल बी लाइक, बना लीजिए। यहाँ पर y एक्सिस पे स्ट्रेस है, और x एक्सिस पर स्ट्रेन। अभी समझेंगे इस बात को, वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड।
अच्छा अब देखिए ध्यान से जरा, इस पॉइंट को लेबल कर देते हैं O। थोड़ा सा जो रीजन है यहां तक आप देखिए, ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन, उसके बाद आगे जाके ये गोल हुआ है, पर O से अगर आप देखेंगे यहां तक, इस पॉइंट को भी एक नाम दे दो जहां तक ये स्ट्रेट लाइन है, कॉल दिस एज द पॉइंट A। ठीक है ना, यहां तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो समझते हैं, चलिए सबसे पहले ओ ए रीजन को समझ, O से A तक का रीजन। इस रीजन में बताइए स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ किस शेप का है? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अगर कोई चीज स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। बना भी है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना है। इसका मतलब लिखो, ओए रीजन में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। होने भी चाहिए यार, हुक्स लॉ है, हुक ने लॉ दी थी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होंगे, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलना भी चाहिए था। स्ट्रेट लाइन ही तो मिलना चाहिए था, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हुक्स लॉ कहती है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट है भी। पर जब एक्सपेरिमेंट में ऑब्जेक्ट के ऊपर लोड बढ़ाते चले जाओगे, आपके पास एक वायर है जिसपे नीचे एक हैंगर है, आप धीरे धीरे 5 kg का वेट टांगते हो, थोड़ा खिंच जाता है, 10 kg का वेट टांगते हो, स्ट्रेस और ज्यादा डाल रहे हो आप वायर, 15 kg, 20 kg, 25 kg, पहले तो आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। उसके बाद एक पॉइंट के बाद आप देखते हैं कि ग्राफ कर्व हो जाता है। अब ग्राफ पॉइंट ए के बाद कर्व हो गया, यानी क्या आप कह सकते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन अब भी प्रोपोर्शनल होंगे? नहीं। नो सर। स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते अगर तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता, पर एक पॉइंट के बाद अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहा। एक्सपेरिमेंट करा, आप लोग भी करोगे लैब में, अलग अलग वेट टांगोगे और उसके पॉइंट्स प्लॉट करोगे, तो आपको मिलेगा कि शुरू में तो स्ट्रेट लाइन है, बाद में नहीं। थोड़े वेट तक 20, 30, 40 kg तक सही है, पर जब वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा वायर पे, तो फिर उसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। वो प्रोपोर्शनलिटी ए पॉइंट पर आकर खत्म हो जाएगी। पॉइंट ए का एक स्पेशल नाम है प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट ए इज कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनल लिमिट। लिमिट का मतलब कि ये चीज यहाँ पे खत्म हो जाती है। और आप हुक्स लॉ की डेफिनेशन में भी याद रखो, मैंने हुक्स लॉ जब डिफाइन करा था, मैंने कहा था विद इन अ सर्टेन लिमिट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हुक्स लॉ जो होती है वो एक लिमिट तक ही ओबे होती है। अगर आप ऑब्जेक्ट पे एक्सेसिव लोड डाल दोगे, वो खींचेगा तो सही, पर वो फिर हुक्स का फॉर्मूला ओबे नहीं करेगा। वो फॉर्मूला ओबे होता है सिर्फ ए पॉइंट। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओनली अप टू द पॉइंट ए। इसके बाद ग्राफ गोल है, तो इस पॉइंट के बाद आप वो फॉर्मूला F by A is Y delta L by L हुक्स का ये यूज नहीं कर सकते। ये सारे फॉर्मूले जो भी हमने पढ़े, ये सिर्फ आपके प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही अप्लाई है। अगर आपने वायर पे बहुत ज्यादा लोड डाल दिया है, आप प्रोपोर्शनल लिमिट से आगे खींच के ले गए हैं उसको, तब वो फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे। बताइए कोई डाउट? एक एक करके ग्राफ आगे बढ़ाएंगे, समझाएंगे, और क्या डाउट्स है बताइए। तो पहला रीजन मैंने आपको समझाया, ओ ए रीजन। ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट। धीरे धीरे आप उस पर लोड डालते जा रहे हो, धीरे धीरे लेट अस से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, धीरे धीरे आप उस पर वेट टांगते जा रहे हो। अभी आपने 5 kg टांगा हुआ, फिर 10 kg, फिर 20 kg, फिर 30 kg। ठीक है ना? तो जब लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, वैल्यू भी लिख देते हैं। आप लोग वैल्यू मत लिखो, आपको वैल्यू नहीं याद करनी है। तो जब आपका लोड बहुत ज्यादा हो गया, 40 तक सही था, 10, 20, 30, 40 सही, और उससे भी ज्यादा हो गया, तब फिर हुक्स लॉ ओबे होना बंद। बोलो डाउट। सर मेरा ये सवाल था, जैसे अगर हम ओ के बाद इसका अलग फॉर्मूला यूज करेंगे
ओ के बाद नहीं, सही से बोलो क्या बोल रहे ए हैं के आप? बाद, ए के बाद, वही मैं गलत बोल गया था। हाँ, तो सोच के बोलो पहले। ए के बाद फॉर्मूला कुछ और होगा, बेसिकली फॉर्मूला होगा ही नहीं, हम कोई फॉर्मूला, ए के बाद उसका बिहेवियर जो है उसका कोई फॉर्मूला नहीं। हमारे सिलेबस में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो सिर्फ उसी रीजन के लिए होंगे जब तक हुक्स लॉ ओबे हो रही है। आफ्टर ए हुक्स लॉ इज नॉट ओबे, लिख लो, आफ्टर ए हुक्स लॉ इज नॉट ओबे। कोई और फॉर्मूला होगा, फिर एफ बाई एज वाई डेल्टा एल बाई एल नहीं होगा, कोई और फॉर्मूला, ठीक है ना। अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं, ग्राफ में और पॉइंट्स लेवल करते हैं। आपने क्या करा, और ज्यादा लोड बढ़ा दिया। अभी आपने लोड डाला हुआ था 40, अब आपने लोड डाल दिया 50 और 60 और 70, तो और आगे देखते हैं। थोड़ा आगे जाकर यहां पर एक पॉइंट आता है, पॉइंट बी, तो लिखते हैं अब आगे पॉइंट बी। बी पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, या इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। ये हमारे ग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। आफ्टर दिस पॉइंट द मटेरियल डज नॉट बिहेव या डज नॉट शो इलास्टिसिटी। या कह सकते हो आफ्टर दिस पॉइंट द मटेरियल शोज प्लास्टिक बिहेवियर। ये पॉइंट बी, अब सुनिएगा प्लीज, पहले थोड़ा और, पहले हम उसको धीरे धीरे खींचते जा रहे थे, 10 20 30 40 वायर को खींचते जा रहे। एक पॉइंट था 40 तक, जब तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा, 40 के बाद 41 42 43 हुक्स लॉ ओबे होना बंद हो, और खींचते गए। पर आपने कहा मैं रुकूंगा नहीं, और खींचते गए। आपने और स्ट्रेस लगा दिया, उस पर स्ट्रेस डाल दिया 50, बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल दिया। अब क्या हुआ, पॉइंट बी तक पहुंच गया, अब आपने स्ट्रेस उस पर 50 डाल दिया, आप पहुंच गए कौन से पॉइंट तक, कॉल्ड एज द इलास्टिक लिमिट। इस पॉइंट के बाद मटेरियल का बिहेवियर ही बदल जाएगा। मैंने बताया था मटेरियल में एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, कि वो अपनी शेप को रीगेन कर लेगा, जब आप छोड़ेंगे वो वापस चला जाएगा। पॉइंट बी पे आकर ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। पॉइंट बी के बाद उसका जो बिहेवियर होगा आगे, दिस विल बी प्लास्टिक बिहेवियर। यानी अब अगर आप उसको पॉइंट बी से आगे ले गए और अब आप उसको छोड़ोगे, तो वो पूरा पूरा अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। पॉइंट बी से पहले पहले अगर आप उसको छोड़ देते तो उसका बिहेवियर इलास्टिक होता, यहां पे उसका बिहेवियर इलास्टिक होता। पॉइंट बी के बाद, यहां लिखना मत तुम लोग, सिर्फ मैं लिख रहा हूं, तुम मत लिखो, इसके बाद उसका बिहेवियर प्लास्टिक हो जाएगा। प्लास्टिक बिहेवियर यानी वो अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाता। सर इलास्टिक बी तक रहेगा या ए तक? बी तक। क्या लिखा है मैंने, बिहेवियर आफ्टर दिस पॉइंट बी इज कॉल्ड एज द इलास्टिक लिमिट। कंफ्यूज मत हो ए और बी। ए पर आकर क्या चीज खत्म हुई है, प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हुई। पॉइंट ए इज कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनल लिमिट, बी इज कॉल्ड एज द इलास्टिक। मतलब ए और बी के बीच तक वो समझा इलास्टिक रहेगा। समझा, आई नो डाउट होगा, समझा। पहले इतना बना लो, समझा। सब बना लिया से, बस ये कंफर्म करना है कि ए और बी के बीच तक इलास्टिक रहेगा। समझा देते हैं, 2 मिनट दीजिए, पहले सबको लिखने दीजिए। सर आपका कैमरा ऑफ हो गया है। 1 सेकंड रुको, अब ठीक है। यस सर। तो ए और बी के बीच में कैसा बिहेवियर है अभी समझा। देखिए 2 चीजों में डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन 2 थिंग्स, ठीक है। ए पॉइंट इज कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनल लिमिट, बी पॉइंट इज कॉल्ड एज द इलास्टिक लिमिट।
ए पॉइंट पर आकर प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हुई है। ए पॉइंट के बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे, पर बिहेवियर अभी भी कैसा ही रहेगा, इलास्टिक रहेगा। इलास्टिक रहेगा इसका मतलब अगर आप छोड़ दोगे तो वो वापस चला जाएगा। ए से बी के बीच में भी बिहेवियर है तो क्या ही, इलास्टिक, प्रोपोर्शनल नहीं है। ग्राफ गोल हो रहा है, यानी हुक्स लॉ का फॉर्मूला ओबे नहीं होगा, पर बिहेवियर है तो इलास्टिक। अगर मैं उसको यहाँ पे सपोज करूं, यहाँ पे पूछता हूं, तो बिहेवियर इलास्टिक है। इलास्टिक बिहेवियर है, इसका मतलब अगर आप उसको छोड़ोगे वो पूरा पूरा वापस चला जाएगा। बी पॉइंट पर आकर वो इलास्टिसिटी भी खत्म हो। बी पॉइंट पर बी इज कॉल्ड एज द इलास्टिक लिमिट, यानी अब वो अपनी शेप भी रीगेन नहीं कर पाएगा। अगर आप उसको बी पॉइंट से आगे ले गए, सपोज यहां समझाते हैं, आपको समझाते हैं, कोई जल्दी नहीं है। ये एक वायर था, आपको मानिए लैब में पतला सा वायर आपने छत से लटका रखा, इसके यहाँ पर एक हुक। अब आप इस पे धीरे धीरे वेट टांगो। पहले आपने वेट टांगा 10, इस पे स्ट्रेस डालोगे। आप वेट टांगोगे तो स्ट्रेस पड़ेगा ना, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या चीज होती है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स लगाओ इस, ठीक है ना, 10 लगाया। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कौन से रीजन में है अभी बताइए, 10 पे कौन से रीजन में, कैसा बिहेवियर है, इलास्टिक proportional limit. इलास्टिक बिहेवियर है, यानी वायर खिंच गया है। और अगर मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, क्या वापस चला जाएगा अपनी जगह? Yes, sir. उसकी जो ओरिजिनल जगह है उसको मैं ओ बोल, वापस चला। चलो थोड़ा और खींचो। मान लो मैं यहां तक ले आया, मैंने उस पर स्ट्रेस 30 डाला, और आगे तक चले 30 के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर अभी किस टाइप का है, इलास्टिक। यानी अगर मैं छोड़ूंगा तो वो अपनी जगह वापस चला जाएगा, वापस चला गया वो, ठीक है। और आगे ले जाते हैं, 40 पे ले जाते हैं, और ज्यादा स्ट्रेस डाला इस पे, मैंने स्ट्रेस इस बार 40 डाला, मैं पहुंच गया पॉइंट ए पर। अभी भी बिहेवियर कैसा ही है, इलास्टिक है। अगर आप वायर को छोड़ोगे वो अपनी जगह ओ पे वापस चला जाएगा। आपने स्ट्रेस डाला 45, आप यहां पर हो, आप इस वाले पॉइंट पे ध्यान दो, आप ए को तो क्रॉस कर चुके हो, आपने स्ट्रेस कितना डाला हुआ है 45, आप ए को तो क्रॉस कर चुके हो, पर अभी बी को क्रॉस नहीं करा है, बी को क्रॉस नहीं करा है। तो बी हमारा मेन पॉइंट है। बी डिसाइड करता है कि मटेरियल का बिहेवियर इलास्टिक होगा या प्लास्टिक। आपने स्ट्रेस डाला हुआ है 45 यानी यहां कहीं ए और बी के बीच। अब बताओ, मैं छोड़ देता हूं वायर को, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देता हूं, क्या वो रिगेन करेगा? यस सब सर। पूरा रिगेन नहीं कर पाएगा। वो पूरा पूरा अपनी शेप को रिगेन कर देगा, क्योंकि है अभी कौन सा बिहेवियर, अभी बिहेवियर बी पॉइंट तक। इलास्टिसिटी खत्म कहां पर होगी, इलास्टिसिटी खत्म बी पॉइंट पे B. इलास्टिसिटी खत्म होगी बी पॉइंट। अगर आप बी से आगे ले जाते हो, सपोज करो 55, आप उस पर स्ट्रेस डाल दें 55, क्या आपने बी पॉइंट को क्रॉस कर लिया है, बताइए? यस सर। सर 55 यानी मैं बी पॉइंट से भी आगे निकल गया। अब हम कौन से रीजन में आ गए हैं, प्लास्टिक अगर मैं इसको छोड़ूंगा ये वापस तो जाएगा, पर पूरा पूरा नहीं जा पाएगा, यहीं जाके रुक जाएगा, पूरा पूरा वापस नहीं जा, तो टूट नहीं जाएगा? पूरा पूरा वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि बिहेवियर किस टाइप का हो गया अब, प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर में वो वापस तो जाता है, पर 100% अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। और सर अगर पॉइंट सब पैसे लगाने हैं सर 80 90 का, तो टूट जाएगा? करेंगे ना अभी, धीरे धीरे चलो, जल्दी क्यों कर रहे, सब समझाएंगे। तो बी पॉइंट को बारी बारी मैं कह रहा हूं, मार्क करो, बी पॉइंट इज द इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट पर आकर मटेरियल का बिहेवियर बन जाता है प्लास्टिक, और अप टू पॉइंट बी उसका बिहेवियर रहता है इलास्टिक, ठीक है ना। ए पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ए पॉइंट सिर्फ मेरे को यह बता रहा है कि हुक्स लॉ कहां तक ओबे होगा। ए पॉइंट तक आप हुक्स लॉ ओबे कर सकते, हुक्स का फॉर्मूला लगा। ए के बाद अगर आप यहां पर हो
बिहेवियर है तो अभी भी इलास्टिक, अभी भी बिहेवियर इलास्टिक है, पर हुक्स लॉ का फॉर्मूला ओबे नहीं, कोई चिंता नहीं है, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, पर है तो बिहेवियर अभी भी क्या ही, इलास्टिक। छोड़ने पर मटेरियल अपनी शेप को रिगेन कर लेगा, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए आप, ठीक है, समझ में आया ये आप लोगों को। यस अगर मैं यहाँ पर हूं, Yes. मैं ए और बी के बीच में हूं, क्या हुक्स लॉ ओबे होगी? नो सर। नो सर, सिर्फ इलास्टिसिटी होगी। नो सर। पर मटेरियल क्या अपनी शेप छोड़ने पर शेप को रिगेन कर पाएगा? यस Yes, सर, पूरी तरह sir. कर पाएगा। पूरी तरह कर पाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ आ गया, हुक्स लॉ ओबे होगी? No, sir. नो सर। No, क्या sir. नो सर, नो सर, कर पाएगा? No, नो sir. सर, नो No, सर। sir. प्योर प्लास्टिक। तो ए पॉइंट मुझे बताता है कि हुक्स लॉ कहां तक ओबे हो रही है। नाम देखो ना, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट, हुक्स लॉ कहां तक ओबे। ए पॉइंट के बाद, फिर से सुनना ध्यान, ए पॉइंट के बाद हुक्स लॉ ओबे होना बंद हुआ है, पर बिहेवियर है तो इलास्टिक, शेप वो पूरा पूरा रिगेन कर लेगा। हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, हुक का फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा, और शेप पूरा पूरा फिर भी रिगेन कर लेगा। बी पॉइंट के बाद वो शेप को रिगेन भी नहीं करेगा। चलो एक पॉइंट लेके आपको समझा। सपोज करो आपने इस वायर पे, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी ओ, सपोज आपने इस पे स्ट्रेस डाल दिया 55, स्ट्रेस आपने डाल दिया इस पे, आपने इस पे स्ट्रेस डाल दिया 50, तो खिंच गया होगा स्ट्रेस डालने से, खिंच गया होगा क्योंकि स्ट्रेस आपने डाला है 55। अब क्या आप पॉइंट बी को एक्सीड कर चुके हैं? हाँ सर। यस। Yes. हम यहां कहीं आ Yes, गए, sir. वी आर एट सम पॉइंट सी, कोई पॉइंट सी ले लें जो कि बी से आगे है, तो हम इसको खींच कर ले आए हैं पॉइंट सी। हमने जो स्ट्रेस लगाया है इसके ऊपर वो 55 लगाया है, जो कि पॉइंट बी के स्ट्रेस से थोड़ा ज्यादा है, तो हम इसको पॉइंट सी तक ले आए, ठीक है ना। हम इसको पॉइंट सी तक ले आए, यहां मैंने इसको अभी पकड़ा हुआ है। ध्यान से देखना कैसे पता लगेगा कि ये वापस जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा। स्ट्रेस कितना लगाया हुआ है मैंने, अभी इसको खींचा हुआ है, मैंने इसको पकड़ा हुआ है, वायर को पकड़ के खींच दिया। ध्यान से देखिए फिगर, मैंने वायर को पकड़ के खींच दिया है यहाँ, ठीक है ना। अब जब मैंने वायर को खींच दिया, स्ट्रेस कितना डला है 55, चेक करो। पॉइंट बी के लिए 50 था, 50 से ज्यादा चले गए, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुके, यानी बिहेवियर इसका प्लास्टिक हो चुका होगा। अब अगर आप छोड़ोगे, मैं इसको छोड़ देता हूं यहां, वापस तो जाएगा धीरे 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 धीरे, पर वापस पूरा पूरा ओ तक गया वापस, पर यहीं तक जाके रुक गया, यहीं तक नहीं। अब हमें तो लगता था ये ओ तक चला जाना चाहिए, पर नहीं गया वापस। क्यों नहीं गया? क्योंकि आप उसको प्लास्टिक रेंज में ले आए, अब उसका बिहेवियर प्लास्टिक हो गया है, वो शेप को पूरा पूरा रिगेन नहीं करेगा। अगर आप चाहते थे वो पूरा पूरा रिगेन करे, तो पॉइंट बी से आगे मत लेके जाओ। पॉइंट बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, पॉइंट बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू। इस वैल्यू को बोलते हैं एस वाई, यील्ड स्ट्रेंथ। नाम था ना यील्ड पॉइंट, तो एस वाई है हमारा यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज है? यील्ड स्ट्रेंथ वो वैल्यू है स्ट्रेस की जो इलास्टिक लिमिट को कॉरस्पॉन्ड करती है। आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप वायर को खींच रहे हो, उस पे आप जो स्ट्रेस डालो वो यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा मत डालो। अगर आप यील्ड स्ट्रेंथ से, अगर आपने उसको स्ट्रेस आपने उस पे 40 डाला होता या 45 डाला हो, आप उसको खींच के ले आए थे, मैं जो इस पे स्ट्रेस डाल रहा हूं मैंने 45 डाला, कोई चिंता नहीं, यील्ड स्ट्रेस से कम है। जब छोड़ूंगा ये फौरन अपनी जगह ओ पर वापस चला जाएगा, क्योंकि इलास्टिक बिहेवियर है। पॉइंट बी डिसाइड करता है कब बिहेवियर बदल गया। पॉइंट बी के बाद देखो मैंने ग्राफ का कलर भी अलग यूज करा है, यहां आई एम यूजिंग रेड कलर और उसके बाद आई एम यूजिंग अ डिफरेंट।
आपको कलर नहीं यूज करने होंगे पेपर में, सिर्फ आपको समझाने के लिए। रेड वाला इलास्टिक बिहेवियर है और ग्रीन वाला जो है वो प्लास्टिक। तो पॉइंट सी बना लो। पॉइंट सी जो था कहीं पर भी शो करो, बी से आगे शो कर। बी से अगर आप आगे ले गए, अब आप इसको छोड़ोगे, आपने स्ट्रेस लगा दिया है 55। अब अगर आप पॉइंट सी तक ले आए हैं इसको, देखिए फिगर, मैंने इसको पकड़ा हुआ है, खींचा हुआ है, कहां तक, कितना स्ट्रेस डाला हुआ है, 55, जो कि इसके यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा है। तो वायर खींचा हुआ है, अब छोड़ दीजिए इसको, क्या होगा, जाएगा वापस, जाएगा जाएगा जाएगा, पर ओ तक नहीं जाएगा। किसी एक पॉइंट तक गया, मान लो ओ डैश। कोई कहता है वापस तो गया ही नहीं। हाँ, नहीं जाएगा ना, प्लास्टिक रीजन में ले आए थे तुम उसको, प्लास्टिक रीजन से वापस नहीं जाएगा वो। तो इसको ग्राफ में शो करते हैं। सी से एक डॉटेड लाइन बना और यहां लेबल कर दो ओ डैश। आपका ग्राफ वापस ओ तक नहीं गया, गया तो है वापस, पर कहां तक गया, वापस आया तो है थोड़ा सा, ओ डैश पर आकर रुक गया वापस। तो सी से एक डॉटेड लाइन बना दो और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका मटेरियल वापस ओ तक नहीं गया, पर हाँ गया तो है। ऐसा नहीं कि वहीं छोड़ा वहीं रह गया, गया तो है वापस, पर एक पॉइंट पे जाके रुक गया ओ डैश पे, ओ तक वापस। अब उसमें ये वाला जो पीस है, ये एक्स्ट्रा वायर का पार्ट, ये एक्स्ट्रा आ गया, खत्म ही नहीं हो रहा, ये वापस जा ही नहीं रहा। ओ डैश, ओ डैश टुकड़ा जो है ये वायर का एक्स्ट्रा हो गया, खत्म ही नहीं हो रहा। पहले नहीं था ये, मैंने खींचा, जब छोड़ा तो वापस नहीं गया, ये वापस ओ डैश पे जाके रुक गया। तो ये टुकड़ा हमेशा के लिए अब आ गया, परमानेंट हो गया, ये पीस परमानेंट हो गया। ये नहीं खत्म होगा, अब ये नहीं खत्म होगा। तो ग्राफ में इसको कैसे शो करा है, और इसका नाम भी है, वो भी लिख लेते हैं, ओ डैश। ओ डैश इसको बोलते हैं परमानेंट सेट। परमानेंट सेट ओ डैश जो रीजन है ग्राफ का, इसका मतलब, कोई कहता है मतलब क्या है परमानेंट सेट का? परमानेंट सेट का मतलब है ये जो पीस है वायर का, अब ये परमानेंट हो गया, अब आपको इसको खत्म नहीं, वापस नहीं जाएगा वहां। आपने इतना ज्यादा खींच दिया था वायर को, इतना ज्यादा खींच दिया था कि वो अब पूरा पूरा वापस नहीं जा पा रहा। आइडियली उसको ओ तक वापस चले जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी ओरिजिनल लेंथ ओ तक थी बस। जब आप मार्केट से खरीद के लाए थे, आपका वायर सिर्फ इतना ही था। आप उसको बहुत ज्यादा खींच देते हो, आप उसको यील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट बी से ज्यादा आगे ले जाते हो, आप उसको सी तक ले आए हो, आपने जो स्ट्रेस डाला है वो यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा डाल दिया है, और अब आप उसको छोड़ देते हो, जाएगा तो सही वापस, वापस तो जाएगा, पर पूरा पूरा नहीं जाएगा, कुछ पार्ट उसमें हमेशा के लिए एक्स्ट्रा रह जाएगा। इसको बोलते हैं परमानेंट सेट। सर ये भाई दुआ बताना, एस वाई यील्ड स्ट्रेंथ डिस्कनेक्ट हो गई थी गलती से। कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू थी उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। और बी के जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है, हाँ, जो पॉइंट बी के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू है उसको बोलते हैं एस। हमें कैसे, अब तुम्हें कैसे पता? अब मैं तुम्हें एक वायर, सपोज करो मैंने तुम्हें लैब में एक वायर दिया, मैंने कहा तुम लोग चलो इससे एक्सपेरिमेंट करो, पर मैं तुम्हें बोलता हूँ एक्सपेरिमेंट कर लो, पर एक चीज का ध्यान रखना कि मेरे वायर पे कभी भी स्ट्रेस 50 से ज्यादा मत डालना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि तुम लोग इस वायर के साथ खेल रहे हो, खेल लो, पर ऐसा मत करना कि मेरे वायर पे तुम स्ट्रेस 50 से ज्यादा डालो। 40 डाल दो, 48 डाल दो, 28, 38, 50 से ज्यादा मत। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं कहता हूं आप मेरे वायर को खींचना चाहते हो, स्ट्रेस डाल दो, 45 डाल दो, कोई बात नहीं, 48 डाल दो, 38, 28, कुछ भी डाल दो, 50 से ज्यादा मत डाल। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, बताओ? लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द Length will increase permanently. हाँ, क्योंकि 50 से ज्यादा अगर आपने स्ट्रेस डाल दिया, आपने ज्यादा लोड डाल दिया, तो खिंच तो जाएगा वो, और छोड़ने पर वो वापस नहीं जा पाएगा, तो वो परमानेंटली लंबा रह जाएगा।
बी पॉइंट से पहले पहले कोई दिक्कत नहीं। यानी बी, कोई कहते पता कैसे लगेगा बी पॉइंट से पहले है या बाद में है कितना, वो ये वैल्यू बताएगी ना आपको। बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू है, बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो कहलाती है यील्ड स्ट्रेंथ। तो मैं आपको जब वायर दे रहा हूं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा कि पॉइंट बी से आगे मत जाना। तुम कहोगे पॉइंट बी क्या चीज है, पॉइंट बी से आगे नहीं जाना का क्या मतलब है? तो मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा पॉइंट बी से आगे मत जाना, मैं तुम्हें बोलूंगा मेरे वायर के ऊपर तुम लोग वेट टांगोगे, टांग दो, वेट लगाओगे, लगा दो, पर उस पे इतना ज्यादा वेट मत डाल देना। कितना ज्यादा तुम पूछोगे कितना तक डाल सकते हैं, किससे ज्यादा यील्ड ना डाल, स्ट्रेंथ तक, यील्ड स्ट्रेंथ तक। आपको बोलूंगा 50, उसके ऊपर स्ट्रेस 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेरा वायर परमानेंटली लंबा रह जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? देखिए और Yes, सर एक बार sir. सर सी पॉइंट बताना, सर, सी पॉइंट का Sir. सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वायर टूट भी जाए सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कभी। देखो, सब कुछ तुम लोग सोचते हो मैं सब कुछ बस एक साथ बता दूं, क्लास में 5 मिनट में सब कुछ बता दूं। टाइम लगेगा ना, क्लास बची है अभी, खत्म नहीं हुई, तो सब समझ में आएगा। एक बार पॉइंट सी बताना। पॉइंट सी कोई भी पॉइंट है, पॉइंट बी से ज्यादा अगर तुम उसको ले गए, एनी पॉइंट अगर आपका बी से आगे, अगर आप, तुम लोगों को मैंने बोला था स्ट्रेस बी 50 से ज्यादा मत डाल, तुम लोगों को वायर दिया था मैंने कहा खेलो इसके साथ, एक्सपेरिमेंट करो, पर इस पे स्ट्रेस 50 से ज्यादा मत डाल। अब एक बच्चे ने क्या करा, एक बच्चे ने इस पे बहुत ज्यादा वेट डाला, उसने इसके ऊपर जो स्ट्रेस लगा दिया वो 55 लगा, ज्यादा वेट टांग दिया मेरे वायर पे, बहुत ज्यादा हैवी वेट टांग, बहुत ज्यादा एक हैवी वेट। तो स्ट्रेस जो उसने डाला F बाई ए, फोर्स सपोज करो ये मास m है, तो कितना फोर्स लग रहा होगा mg डिवाइडेड बाई a, इसकी वैल्यू 55 आ गई। तो यानी आपने मेरी बात नहीं मानी, मैंने कहा था स्ट्रेस 50 तक होना चाहिए, पर आपने स्ट्रेस 50 से ज्यादा डाला। तो ग्राफ में हमारा जो पॉइंट है, आप उसको किस पॉइंट तक ले गए, बी से पहले या बी से आगे? B से आगे. हाँ, तो 55 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट मार्क करो ना। स्ट्रेस आपने डाला कितना वायर पे? 55, कोई भी वैल्यू ले लो 50 से ज्यादा, 52, 54, 55, तो आप उसको पॉइंट सी तक ले जाए, ठीक है ना? आप उसको इस पॉइंट, अब कहते हो, आप कहते हो अब तो मैंने स्ट्रेस डाल दिया, अब क्या करूं? अब कुछ नहीं कर सकते आप, अब तो आप उसको बी पॉइंट से आगे ले गए, अब आप का वायर जो है वो खिंच चुका है, टूटा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा टूट जाएगा, टूटा नहीं है, पर अब जैसे ही तुम ये वेट हटाओगे, मैंने कहा उतारो अपना वेट, हटाओ, तुमने वेट हटाया, वायर वापस जा रहा है, 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 पर पूरा नहीं गया वापस, पूरा पूरा नहीं, यहीं पे रुक गया। किस पॉइंट पे रुक गया? ओ डैश। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं ग्राफ में कि वायर थोड़ा सा वापस गया है, तो मैं डॉटेड में लाइन बनाता हूं, वापस गया है पर ओ तक नहीं गया, ओ डैश पे आके रुक गया। तो ये ग्राफ ये क्या शो कर रहा है कि जब आप उसको इलास्टिक लिमिट से ज्यादा ले जाते हो और छोड़ोगे, वो जाएगा तो सही वापस, पर पूरा पूरा ओ तक नहीं जाएगा, उसकी बजाय एक पॉइंट ओ डैश पे आके रुक जाएगा। अब ये वाला जो पीस है एक्स्ट्रा, ये परमानेंटली वो लंबा हो चुका है, खरीदा था इतना था, पर अब तुम लोगों ने उसके साथ ज्यादा लोड डाल दिया उस पर, तो अब वो थोड़ा लंबा हो गया। Sir. तो सब आगे परमानेंट सेट का मतलब क्या होता है? पढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, और डाउट देखें, ठीक है ना? तो अब ये हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट सी, तुम कहते हो चलो छोड़ो, इन्होंने क्या बोला, हम इस पे और ज्यादा लोड डाल देंगे, हमें 50 तक मना करा था, हम इस पे 100 डाल, तो तुम क्या कर रहे हो, उस पे और लोड डाले जा रहे, तुम देखना चाहते हो कि आखिर होगा क्या, तो 50, 55, 60, फिर और आगे चले जाते हैं, तो एक पॉइंट आता है यहाँ, जो सबसे ऊपर पॉइंट है 65 मान, ठीक है ना, वहां मान लो 65। तो ये जो पॉइंट है इसको लेबल करो डी, और डी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी, 60 ही मान लेते हैं, ज्यादा ऊपर हो रहा है 65, 60 मान,
डी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है, डी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है, ये इसको बोलते हैं एस यू. एस यू इज द अल्टीमेट स्ट्रेस. SU is the ultimate stress. ये मैक्सिमम स्ट्रेस है जो मटेरियल टॉलरेट कर सकता है. ये ग्राफ का टॉप मोस्ट पॉइंट है. ये वो पॉइंट मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है जो ग्राफ टॉलरेट कर सकता है. इट इज अल्टीमेट स्ट्रेस, या इसको बोलते हैं कई बार ब्रेकिंग स्ट्रेस. हल्का सा इससे ज्यादा कर दिया, वायर टूट जाएगा. ये थोड़े ना वायर को तुम कितना भी रबर बैंड है खींचते हो खींचते हो खींचते हो खींचते हो, एक पॉइंट पे आके टूट जाता है. तो पॉइंट डी जो है वो पॉइंट है जब इस पे इससे ज्यादा स्ट्रेस वो मटेरियल टॉलरेट नहीं कर सकता. तो मैंने कहा चलो यार 50 से ज्यादा डाल लो. तुम कह रहे हो 50 से ज्यादा डालना है, 55 भी डाल लो, पर 60 से ज्यादा मत करना प्लीज, फिर मेरा वायर टूट जाएगा. तो 50 से ज्यादा पे क्या हुआ था, आप प्लास्टिक रीजन में आ गए. पर 60 से ज्यादा पे क्या होगा, खत्म हो जाएगा वायर. 60 अगर आपने स्ट्रेस सपोज इस पे लगा दिया, इस पे आपने स्ट्रेस लगा दिया 60, बस ये लास्ट केस है, बस टूटने वाला है वायर. ये मैक्सिमम वैल्यू थी जो ये टॉलरेट कर सकता था. तुमने इस पे इतना हैवी वेट डाल दिया है, जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग है. आपने जैसे ही 61 करा, खत्म, टूट गया. उसमें क्रैक डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएगा. और देखिए थोड़ा सा ही आगे जाते ही ग्राफ खत्म हो जाएगा. डी पॉइंट से हल्का सा आगे आप निकले, ग्राफ खत्म. और लास्ट पॉइंट को बोल दीजिए ई. लास्ट पॉइंट को ई बोल दीजिए. फ्रैक्चर पॉइंट, ई इज द फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट. ग्राफ खत्म हो गया. कोई कहता है खत्म हो गया, आगे क्यों नहीं है? अब तुम्हारा वायर ही टूट गया, अब और क्या ग्राफ बनाओगे तुम? वायर ही टूट गया, अब और क्या वेट टांगोगे? उससे ज्यादा वेट कैसे टांगोगे? टूट ही गया वायर. तो डी पॉइंट से हल्का सा आगे जाते ही खत्म हो जाता है. तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे, दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, बी और डी. बी से आगे निकल गए, चलो कोई बात नहीं, प्लास्टिक हुआ, एटलीस्ट टूटा तो नहीं. डी से आगे निकल गए तो खत्म हो गया. बनाइए प्लीज. ये सब पीडीएफ में लिखा हुआ है, जो कुछ मैंने समझाया ना, सब कुछ ग्राफ पीडीएफ में बना हुआ है, पर फिर भी इसको बना. तो हम तो कोशिश करते हैं कि बी पॉइंट को एक्सीड ना करे. मैं नहीं चाहता वायर प्लास्टिक रीजन में जाए, परमानेंटली लंबा हो. पर अगर तुम लोग नहीं मान रहे कि वायर वेट डालना ही डालना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर डी पॉइंट से आगे मत, 60 तक डाल लो. 60 से ज्यादा स्ट्रेस प्लीज मत डाल, टूट जाएगा. सर डी पॉइंट, डी सर अल्टीमेट स्ट्रेस है, ब्रेकिंग पॉइंट होता है. अगर सर उसे हल्का सर 0.5 भी कर दे तब भी टूट जाएगा ना. हाँ, 60 से कितना भी जा, हल्का 60.1 भी हो गया तो भी वायर टूट जाएगा. व्हाट सर इज, बट ग्राफ तो हल्का सा आगे भी चले गया. हाँ वो ये दिखा रहा है, वो अब नीचे आ रहा है, वो और ऊपर नहीं जा रहा ग्राफ, अब नीचे आ रहा है. ये टूटना शुरू हो गया, उसके अंदर जो बॉन्ड्स थे वो टूटने शुरू हो गए. स्ट्रेस अब इससे ज्यादा नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा ग्राफ, टूटना शुरू. पॉइंट डी पर आकर डी से आगे गए, ग्राफ नीचे की तरफ हो गया, क्योंकि वो वायर टूटना शुरू हो गया, क्रैक होना शुरू हो गया. क्रैक होते होते और टूट गया पूरा. ओके सर. तो व्हाट इज एसयू? एसयू इज द मैक्सिमम स्ट्रेस द वायर कैन टॉलरेट. अगर आपने स्ट्रेस एसयू से ज्यादा डाल दिया तो वायर टूट जाएगा. एंड व्हाट इज एसवाई? एसवाई इज द यील्ड स्ट्रेस. यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा कर दिया तो वायर प्लास्टिक हो जाएगा, टूटेगा नहीं. प्लास्टिक हो गया तो चलो फिर भी मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, मेरा वायर प्लास्टिक हो गया, टूटा तो नहीं ना पर कम से कम. एसयू के बाद वो टूट जाएगा. तो ये पूरा थोड़ा लिख लो, और कुछ डाउट है तो बताओ.
सर ये वैल्यू लिखे 10 20 30। नहीं, वैल्यूज कुछ नहीं याद करनी, वैल्यूज अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होती है, वैल्यूज लिखने की आपको जरूरत नहीं है। चलो मैं आपसे एक सिंपल एग्जांपल्स पूछ लेता हूँ कि किस केस में क्या होगा। मेरे पास एक वायर था, मैं अभी एक मार्केट से नया नया वायर खरीद के लाया हूँ, स्टील वायर है, स्टील वायर 1 मीटर। ये उसका ग्राफ है, मान लेते हैं, मान लो आपको क्वेश्चन में डेटा दिया, ये डेटा दिया, अब आप इस पे एक वेट टांग, आप इस पे वेट टांगोगे तो वायर पे स्ट्रेस पड़ेगा, स्ट्रेस होता है F/A, और फोर्स कितना डाल रहे हो आप वायर पे, अगर आपने M मास टांगा है तो फोर्स कितना होगा, mg। मैंने आपको बोला था कि इस वायर के साथ एक्सपेरिमेंट कर लो, पर स्ट्रेस 25 से ज्यादा मत रखना, ठीक है। आपने जो स्ट्रेस डाला उसकी वैल्यू 20 आ रही, या मान लो 15 आ रही है, 15 आप इस पॉइंट पर, तो वायर खिंच गया है, वायर खिंच गया है, छोड़ने पर क्या होगा बोलो? सर इट रीगेन्स इट्स शेप। comes back to its original position. जगह चला जाएगा, कोई हुक्स चिंता लॉ नहीं, अप्लाई होगा। क्योंकि इलास्टिक है ना, 15 पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इलास्टिक है, वापस चला गया, मुझे कोई चिंता नहीं, 1 मीटर का था, 1 मीटर का ही। आपने स्ट्रेस लगा दिया 20, अभी भी मुझे कोई चिंता नहीं। आपने स्ट्रेस लगा दिया 24, अभी भी मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अभी भी माना हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, 20, हाँ ए से आगे निकल गए हो, हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, पर है तो इलास्टिक ही ना, छोड़ने पे वापस तो आ जाएगा। हुक्स लॉ ओबे हो ना हो मुझे क्या लेना देना, मेरे को तो मतलब है मेरा वायर वापस आ जाए। तो 24 पे भी अगर आप थे, यहाँ पर 24 पे भी थे, है ना, 24 देखो 25 से थोड़ा सा कम, ये वैल्यू मैंने 25 लिखी और ये वैल्यू मैंने 30 लिखी। तो 24 पे भी मुझे चिंता नहीं है, एटलीस्ट छोड़ोगे तो वापस तो आ जाएगा। पर अब आपने क्या करा, इस वैल्यू को 26, आपने बहुत ज्यादा वेट डाला, कौन से रीजन में चले गए अब आप, प्लास्टिक, प्लास्टिक। हाँ वेट आपने ज्यादा डाला, अब क्या हुआ, वायर खिंचा हुआ तो है, और छोड़ने पर वापस जाएगा तो सही, पर पूरा पूरा O तक नहीं, वापस गया, यहीं पर आकर रुके, O डैश पर आकर रुके। अब ये लेंथ परमानेंटली बढ़ गई, मेरे वायर 2-4 सेंटीमीटर वायर परमानेंटली लंबा हो गया, इसको बोलते हैं परमानेंट सेट। कितना वो वायर में परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट स्ट्रेन रह गया उस वायर, आपने हटा लिया वेट, अपना लोड हटा दिया, पर वायर में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन रहे, तो क्या स्ट्रेन उसमें हमेशा के लिए बचा रह गया? आपने लोड हटा दिया तब भी उसमें कुछ स्ट्रेन पड़ा रह गया, वो कहलाता है परमानेंट सेट। अच्छा, तुम लोगों ने फिर क्या करा, इस पे 30 डाल दिया, इस पे स्ट्रेस डाल दिया 30। अब बताओ क्या ब्रेक हुआ? की अर्ज हो जाएगी, टूट So जाएगा, it starts breaking. नहीं टूटने नहीं, लगेगा। नो सर, इट विल नॉट ब्रेक सर, इट विल नॉट अब ब्रेक। जस्ट केस है, मैंने कहा बस रुक जाओ, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाना, 30 पे आ गए हो, यहां से एक भी पॉइंट आगे नहीं जाना। अगर आपने इसको 30.001 भी कर दिया तो वायर क्रैक होना शुरू हो जाएगा और गेम ओवर, ठीक है ना? ठीक है, बनाइए। ठीक है, तो 30 इज द लिमिट, ब्रेकिंग लिमिट, SU यानी अल्टीमेट स्ट्रेस यानी ब्रेकिंग स्ट्रेस। एक बार को मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूं कि तुम प्लास्टिक रेंज में आ जाओ, चलो, पर इसको एक्सीड तो बिल्कुल भी मत करो। अब ये सारी नॉलेज जो है, कोई कहते हैं सबका फायदा क्या है इसको पढ़ने। अब कोई इंजीनियर है, सपोज करो, रियल लाइफ की बात करते हैं, रियल लाइफ में कोई इंजीनियर है जो क्रेन्स ऑपरेट करता है। अब क्रेन्स जो है उनके अंदर वायर होती है, अब क्रेन हैवी लोड उठाती है, तो जो इंजीनियर है उसको पता होना चाहिए ना कि क्या ब्रेकिंग स्ट्रेस है। ऐसा ना हो कि कहीं हम क्रेन से इतना हैवी लोड उठा दें, क्रेन का वायर ही टूट जाए। तो ये सब नॉलेज होनी चाहिए कि ये ब्रेकिंग स्ट्रेस कितनी है, मटेरियल की ब्रेकिंग स्ट्रेस कितनी है,
मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि मैं अपने वायर पे सेफली कितना लोड डाल सकता हूँ। कई बार होता है, अगर आप ध्यान नहीं देते इंजीनियर इन चीजों का, तो क्रेन का वायर टूट जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। जो इंजीनियर होगा उसको इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कि वायर पे हम सेफली कितना लोड डाल। बताइए, कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है तो पूछिए। सर ये जो आप कर्व्स बना रहे हो बाय एक्सपेरिमेंट है ये ना? ये सब पूरा ग्राफ ही बाय एक्सपेरिमेंट। जो भी चीजें ओके सर। पढ़ रहे हैं, हमने तो अब हुक ने तो एक थ्योरी दी थी। हुक ने एक थ्योरी दी कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, तो उसके हिसाब से तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। पर जब एक्सपेरिमेंट करे, देखा गया कि एक पॉइंट के बाद हुक्स लॉ ओबे ही नहीं होता। एक पॉइंट के बाद हुक्स लॉ ओबे ही नहीं होता, उसके बाद तो ग्राफ गोल हो जाता है। तो वो पॉइंट ए है, ए पॉइंट के बाद हुक्स लॉ ओबे नहीं होता। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करके तो पता लगा है। ये थोड़ा ना किसी साइंटिस्ट को पहले से पता था कि ऐसा होगा। पहले से तो किसी को भी नहीं पता था। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा तब देखा कि ऐसा होता है। पहले इलास्टिक होता है, फिर प्लास्टिक बन जाता है। ऑल दिस हमें पता कैसे चला? एक्सपेरिमेंट करके ही पता चली ये सारी चीज। कोई साइंटिस्ट पहले से जानता थोड़ा ना था कि हाँ उसको पहले से ये सब पता था। एक्सपेरिमेंट करके ये सारी चीजें पता लगी। ओके सर। डाउट है तो अब आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो फिर पीडीएफ में से इसको रिवाइज करो। आप लोगों को आई विल शेयर द असाइनमेंट विद यू टुडे। अगली क्लास में असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा।